इसके बारे में व्यवस्था करनी है। तीसरी घटना 1929 की है, जब बाबा साहब को महाराष्ट्र के कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया था और उस कमेटी का काम था कि शेड्यूल कास्ट पर होने वाले अत्याचारों का स्टडी करने के लिए एक समिति गठित की जाए। बाबा साहब उसके मेंबर थे। महाराष्ट्र की एक जगह है 40 गांव, वहां बाबा साहब गए थे और वहां उनको तांगे में बिठाने के लिए कोई तांगे वाला तैयार नहीं था, तो वहां के जो महार समाज के लोग थे उन्होंने तांगे वाले को ज्यादा पैसे दिए, लेकिन तांगे वाले ने एक शर्त रख दी कि मैं तांगा चलाऊंगा नहीं। तो वही गांव के लोगों ने तांगे को हाँका और चूंकि उसे जानकारी नहीं थी, वो तांगा पहले कार से टकराया, उसके बाद पुलिया पर पत्थरों से टकरा कर गिर गया। बाबा साहब नीचे गिरे, उनकी टांग टूट गई। इस भेदभाव को उन्होंने देखा जबकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और चौथी घटना का उल्लेख बाबा साहब ने किया जो उनके साथ 1934 में घटी। जब तक बाबा साहब की पहचान भारत के बड़े समाज सुधारक, बड़े नेता के रूप में हो चुकी थी, लेकिन उस भेदभाव का जिक्र भी उन्होंने किया है कि उन्होंने और उनके साथियों ने प्लान किया कि महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर हम लोग जो है घूमने के लिए चलेंगे और ये कहा कि कोई लोग एक दूसरे को ज्यादा प्रचार इसका नहीं करेंगे कि वो जातिवादी व्यवस्था में लोग उनके साथ बदसलूकी कर सकते हैं। और वो दौलताबाद की घटना है कि दौलताबाद का किला देखने के लिए लोगों ने कार्यक्रम बनाया और वो मुस्लिम समाज के कंट्रोल में था और वहां पर किले में घुसने से पहले एक जगह पानी से हाथ मुंह सब लोग धो रहे थे, तो वहां कुछ लोकल व्यक्ति आ गए, उनको पहचान लिया और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो बाबा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मुस्लिम समाज है, ये तो भेदभाव नहीं मानता, इनके यहाँ जातिवाद नहीं होता है। लेकिन अछूतों के नाम पर भेदभाव ये भी हिंदुओं की तरह ही करते हैं। उनको किला तो देखने की इजाजत मिल गई, लेकिन ये कहा गया कि किले की दीवार को नहीं छुए। तो साथियों, ये 4 घटनाएं हैं। 4 घटनाओं का जिक्र बाबा साहब ने किया इसलिए है कि जो पहली घटना है उसमें जो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं वो उच्च वर्ग के हिंदू समाज के लोग हैं। दूसरी जो घटना है बड़ौदा की, उसमें भेदभाव करने वाले पारसी समाज के लोग हैं। कहते हैं कि पारसी समाज में कोई जातिवाद नहीं होता, कोई ऊंच नीच होती है, लेकिन अगर अछूत है तो पारसी समाज ने भी भेदभाव किया। वहीं पर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बड़ौदा में अपने ईसाई मित्र से भी उन्होंने मदद मांगी थी। उसने भी कह दिया कि मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी पत्नी को परेशानी है। तो ईसाई समाज में भी भेदभाव नहीं होता। पे चला दो, पे चला अरे वो क्यों नहीं। और चौथी घटना मुस्लिम समाज से रिलेटेड है कि जिनके यहाँ जाति प्रथा नहीं होती है, लेकिन एक अछूत उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और इन घटनाओं का उल्लेख बाबा साहब ने जानबूझकर इसलिए किया कि ये जो व्यवस्था है समाज की, ये आपकी शिक्षा दीक्षा को नहीं देख रही, आपके औहदे को नहीं देख रही है, केवल एक चीज को देख रही है, आपकी जाति। जब ऐसा ही जब अनुभव बाबा साहब को होता है तो वही चीजें हैं जिनको लेकर उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा की कि इन चीजों का जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उनके दिमाग में इस समाज की परेशानियों के लिए भारी चिंता थी और 1930 में जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई
बाबा साहब ने अंग्रेजी सरकार की पूरी धज्जियां उड़ाई और उनसे कहा कि हमारे साथ पहले अत्याचार हजारों वर्ष पहले हो रहे थे, जब मुगलों का शासन रहा, अत्याचार हमारे लोगों पर तब भी हुए और आपके आने के बाद भी हमारे ऊपर कोई अत्याचारों में कमी नहीं आई। आपकी सरकार आने से आपकी व्यवस्था में भी हमें कोई लाभ नहीं मिला है। ये देश आजादी की लड़ाई चल रही है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश आजाद हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि देश जब आजाद हो, यहाँ की व्यवस्था संविधान से चले। साथियों, इसी चीज को लेकर बाबा साहब निरंतर संघर्षरत रहे और उनकी एक इच्छा थी कि ये संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जब हो तो मेरा इसमें अहम रोल हो। जो लोग ये कहते हैं कि उस समय की सरकार, उस समय के बड़े नेता अगर बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी न सौंपते तो वो इतने बड़े संविधान के निर्माता नहीं कहे जाते। उनको शायद इस बात का ध्यान नहीं है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक था कि बाबा साहब संविधान सभा में होते। संविधान सभा में होने की प्रक्रिया ये थी कि जो राज्य की विधानसभा है उनके कम से कम 6 सदस्य उनके पक्ष में हो। एक सदस्य उनको नॉमिनेट करे, दूसरा उनका समर्थन करे और 4 सदस्य वोटिंग करें। बाबा साहब महाराष्ट्र से आते थे। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का कोई मेंबर नहीं था। उनकी पार्टी का केवल एक मेंबर बंगाल में था जिसका नाम था बाबू जोगेंद्रनाथ मंडल। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम जोगेंद्रनाथ मंडल जी को भी नमन करते हैं। ये जोगेंद्रनाथ मंडल ही थे जिन्होंने बाबा साहब से कहा कि आप बंगाल में आइए, मैं आपको बंगाल से चुनवा कर संविधान सभा में भेजूंगा। तो बाबा साहब ने कहा, जोगेंद्रनाथ मंडल तुम तो अकेले हो, 5 लोगों की व्यवस्था कैसे होगी? उन्होंने कहा मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं यहां से आपको संविधान सभा में भेजूंगा। साथियों, बाबू जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी जान की पूरी बाजी लगा करके, सारा प्रयास करके कांग्रेस के सदस्यों को समझाकर, उनकी आत्मा को झकझोर कर तैयार किया और बाबा साहब के लिए पक्ष में नॉमिनेशन किया। और एक मेंबर जो बीमार था, चारपाई पर लेटा हुआ, चारपाई के साथ वहां ले जाया गया, तब उनका समर्थन हुआ और 4 लोग कांग्रेस के उन्होंने तैयार किए, तोड़े और उन्होंने बाबा साहब के पक्ष में मतदान किया। तब बाबा साहब विजयी हुए और संविधान सभा में पहुंचे। तो ये कहना कि बाबा साहब के ऊपर किसी ने कृपा की थी, ये बात सच नहीं है। और समस्या यही हल नहीं हुई। जब बाबा साहब संविधान सभा में पहुंच गए तो सबको मालूम है कि नेता ने ये भी कहा था उनसे कि तुम संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हो, तुम्हारे लिए खिड़की दरवाजे क्या रोशनदान भी हमने बंद कर दिए हैं। उन्हीं लोगों ने एक षड्यंत्र करके वो इलाका, वो एरिया जहां से बाबा साहब चुन करके संविधान सभा में पहुंचे थे, उसको पाकिस्तान में शामिल करा दिया। और बाबा साहब जो सपना संजोए बैठे थे संविधान सभा में जाने का, वही चूर चूर हो गया। और बाद में अंग्रेजी हुकूमत की मदद से उनको महाराष्ट्र से चुन करके भेजा गया था। बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे और संविधान सभा में पहुंचने के बाद की जो स्थिति है वो अपने आप में इतिहास है कि 7 सदस्यों की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन बाबा साहब थे, सभी को मालूम है वो संविधान निर्माण का सारा काम बाबा साहब ने अपने ऊपर लेकर के स्वयं उसको पूरा किया। और ये भारत का संविधान बाबा साहब के जीवन का इतिहास और बुद्ध का धम्म शासन है। उन्होंने कहा था, जब उनसे किसी ने पूछा था कि ये जो है
समाज के कल्याण की व्यवस्था, समानता की व्यवस्था, बंधुत्व की व्यवस्था ये आप किस देश के संविधान से लेकर आए हैं? उन्होंने कहा मैं किसी देश के संविधान से लेकर नहीं आया हूँ, ये मैंने भगवान बुद्ध के शासन से व्यवस्था ली है, जिसके अनुसार सम्राट अशोक ने शासन चलाया था। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर हम बाबा साहब को नमन करते हैं, अपने सभी महापुरुषों को भी नमन करते हैं और इस भीम नगरी के महान आयोजन में आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।